अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है मंडे और मैं हूँ गज़ल आवान। मैं हूँ हसैन लियाकत। और मंडे के साथ साथ आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। स्पेशली क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट में एक बार फिर हमें शर्मनाक शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों, और लेक्चर्स की ज़रूरत शायद इस टीम को नहीं है। इस टीम को मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं है। इस टीम को सेल्फीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनको ये कहने की ज़रूरत है कि भाई अब इंसान के बच्चे बन जाए, आप खेल लें। अगर नहीं खेलते तो आप सबको घर भेज देंगे। इसके हवाले से हम डिटेल में जाके आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी सोशल स्टोरीज भी है, उनके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले तो मैं चाय एंजॉय करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान ने मैच हारना ही है। जब मैं रात को देख रही थी, इसलिए मैंने कोई कमेंट भी नहीं किया। ऐसे लोग तो आगे चलकर हम सेगमेंट में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना भी लाजिम है। वो ये है कि हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं मियाँ इफ्तिखार साहब, जिनका ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से है। और जब भी हालिया सैलाब आया है उसमें उनका बहुत सारा नुकसान हो गया है, जिसमें उनकी तमाम जमा पूंजी जो थी वो सैलाब की नज़र हो गई। और उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद बार बहुत से राबते करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि किसी ने भी उनसे कोई राबता नहीं किया, उनकी कोई उस तरह से मदद नहीं की गई। उनके साथ एक्चुअल में क्या क्या हुआ उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। और हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियाँ इफ्तिखार साहब, हाफिज़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही बताएं कि अपनी ज़बानी खुद बताएं, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या। आपने कितनी बार राबिता किया ऑफिशियल्स के साथ और अभी तक आपको कोई भी मदद नहीं फराहम की गई? जी बड़ी मेहरबानी मैडम, शुक्रिया। तुसां मेरे नाल राबता कीता और साडी आवाज़ जी जी सैलाब आया 27 अगस्त ਨੂੰ और 28 ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੈਲਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੈਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ। 3 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 21 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 15-16 दिन ने मेरे नाल किसी हुकूमती नुमाइंदे राबता नहीं किया। मैं हर दरवाजा खड़काया है कि आओ मेरा कुछ करो, मेरे जेडे ट्रैक्टर डुबे पे ने, खुदा रा मैं कुछ नहीं मंगदा तुहाडे कोल होर इमदाद, फकत मेरे ट्रैक्टर मैनू कटवा दिओ। मेरे नाल किसी इमदाद नहीं कराई। उस तो बाद असां अपनी मदद आप दे तहत गूगल मैप का सहारा लिया। मेरे दोस्त आए ने, उन्होंने गूगल मैप तो सानू समझ नहीं सी लग रही सारा एरिया सी ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਕੜ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨਾ, ਸਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੋਂ ਅਰਥ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। फसल ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਸਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਸਨ, ਕਰਾ ਸੀ, ਬਲੇਡ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ 1000 ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ 40 ਏਕੜ ਮੁੰਜੀ ਸੀ ਔਰ ਕਮਾਦ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਤਿਲ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਮਕਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ 15 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਚੜ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ। ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾਕਸ਼ਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ठीक है, ये तहसील जिला हाफिज़ाबाद, थाना वरी के तारड़ दे बिल्कुल नाल लगदा है। और इस पिंड दे विच 1 एकड़ नहीं बचिया, साडे सारे जानवर रुड़ गए ने, किसे दे भी नहीं बचे, मेरे नहीं, साडे सारियां दे, क्योंकि ये जिहड़ा बिल्कुल दरिया दी पट्टी उत्ते पिंड सी। आखिरी पिंड है हाफिज़ाबाद, जिहड़ा काकशाल, हाफिज़ाबाद दा काकशाल आखिरी पिंड है। उस तो अगे मंडी बाउल दी है दूर। अच्छा मियाँ इफ्तिखार साहब, हमने देखा था कि गवर्नमेंट भी वहाँ पर तमाम लोग आ रहे थे, वहाँ पर सहूलियात पर आटे दे थैले दे रही जी, वो भी पीछे रोड पर जी जी सहूलियात। कल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ करे कि ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ सर। थैंक यू सो मच हो जाएगा। मियां मोहम्मद इफ्तिखार साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ हमारे साथ क्यों पंजाबी बोल रहे, तो हमारा भी जो है वो पंजाबी स्विच हो गई थी। आगे बढ़ते हैं जी सोशल स्टोरीज की जानिब। सबसे पहले हम अपनी पहली स्टोरी का आगाज करते हैं, चूंकि हम ट्रेंडिंग स्टोरीज ही आपके साथ शेयर करते हैं। तो हुकूमत ने जितने भी जादू या फिर काला जादू करने वाले लोग थे
आप देखते हैं कि अब ये रुझान काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जादू करने वाले जो लोग होते हैं, जादू टूना करने वाले, बंगाली बाबा। हाँ एग्जैक्टली तो उसकी तशहीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ पेश कर दी है और मुजवज़ा कानून के मुताबिक जो भी शख्स इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया उसे कम से कम भी 6 माह से लेकर 7 साल तक कैद और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। और कानूनी मुसव्वदे के मुताबिक ये जुर्म नाकाबिले जमानत होगा और इसका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलाया जाएगा। और रूहानी इलाज या रहनुमाई के नाम पर अवाम को जो गुमराह करते हैं लोग, आपको ये भी बता दें कि गुमराह करने से बचाने के लिए ये शर्त भी शामिल की गई है कि सिर्फ वही अफराद रूहानी रहनुमाई या इलाज कर सकेंगे जिन्हें वजारत मजहबी उमूर की जानिब से लाइसेंस जारी किया गया हो। बिल्कुल ऐसे ही। चलो, ये आखिरी बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बता दी कि लाइसेंस याफ्ता बंगाली बाबा के नीचे लिखा होगा कि ये लाइसेंस याफ्ता हैं, तब आपने यकीन करना है। अगर वैसे लिखा होगा तो आपने उसकी शिकायत करनी है ताकि उसको 7 महीने से लेके या 6 महीने से लेके 7 साल की सजा हो। उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने गवर्नमेंट की बात की तो मेरे पास भी कोई अच्छी खबर नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को बिला आखिर FBI के सामने अब झुकना पड़ेगा। वो उनके रडार में आ चुके हैं। FBI ने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया है जिसके मुताबिक अब वो सोशल मीडिया की उन्होंने एक टीम तश्कील दी है जो शहरी मराकज़ में जितने भी टेक्स्ट शो ने उनकी निशानदेही करेगी। और इस टीम ने ऐसे सैकड़ों अफराद की शनाख्त भी कर ली है जो शादियों और दीगर जितने भी इवेंट्स हैं उनमें बहुत महंगी गाड़ियाँ लाते हैं, सोने और इसके जवाहरात उनके पास होते हैं और करोड़ों रुपए वो खर्च करते हुए नजर आते हैं। FBI ज़राए के मुताबिक ये अफराद जो खुद को अरबपति दिखा रहे हैं वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी मामूली इनकम शो करते हैं या बिल्कुल शो ही नहीं करते। ये पूरा क्रैकडाउन किया गया और इस वक्त सोचा गया जब FBI ने 2024 के टैक्स गोशवारों की जांच की और पता चला कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1100 अफराद अपने असासे 1 अरब रुपए मालियत के जाहिर करते हैं। ज़राए FBI का कहना था कि महंगे बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेज, महंगे कपड़ों, ज्वेलरी और घड़ियों की नुमाइश करने वालों को गोशवारे जमा ना करवाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अब सोशल मीडिया पे अरबपति बन रहे हैं तो FBI आपको कहेगा कि अरबपति अगर हैं तो वो टैक्स भी दें। बिल्कुल, क्योंकि सब जानते हैं कि FBI टैक्स कलेक्शन का इदारा है और जिस तरह से जो लोग होते हैं अपनी इनकम जाहिर नहीं करते टैक्स रिटर्न में और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आप ये कहें कि बादशाहत दिखाते हैं, लोगों को गुमराह भी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, हो सकता है रेंट के हवाले से। हाँ एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है, लेकिन वो उनको जवाब दे तो होना पड़ेगा, चाहे वो रेंट की है चाहे वो अपनी है। और FBI आपसे सवाल करेगा और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सख्त कर दी है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर इस तरह की होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना इसको एक रवायत बना लिया कि एक बंदा आता है जो कि बड़ी गाड़ी में आता है, उसके साथ साथ 2 3 4 उसके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बड़ी आलीशान उसकी गाड़ी, मोबाइल, आगे पीछे उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। खैर हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं जानवरों से रिलेटेड एक स्टोरी। क्योंकि पालतू जानवरों से प्यार करना, उनकी देखभाल और उनके साथ शफकत से पेश आना एक फितरी अमल है, लेकिन उन्हें चूमना या फिर उनसे प्यार करना या फिर उन जानवरों को अपने मुंह के करीब ले जाना किसी खतरे से कम नहीं है। बिकॉज ये जानवर हमें बिलौस मोहब्बत वफादारी का सबक जरूर देते हैं, लेकिन उनसे लगाव रखने वाले अफराद ज्यादा इंसान दोस्त और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जरूरत से ज्यादा कुर्बत मौत का बाइस भी बन सकती है। अमेरिका में माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि पालतू जानवर, खास तौर पर कुत्ते या फिर बिल्लियां, उनको चूमने से आप मुंह से ज़ाहिर उनके करीब लेकर जाते हैं उनको, तो इस तरह की कुर्बत सेहत के लिए आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है और ये आदत मुख्तलिफ जरासीम और बीमारियों का फैलाव का सबब भी बन सकती है। एक आलमी रिपोर्ट आई है जिसमें ये माहिरीन ने बताया है, वाज़ेह तौर पर यह हवाला उन्होंने दिया है कि पालतू जानवरों के मुंह में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ख़ास तौर पर अगर किसी इंसान के मुंह में ज़ख्म हो या फिर आप ये कहें कि मुदाफ़ती निज़ाम उसका कमज़ोर हो तो इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि जानवर पालने वाले अफराद को मशवरा दिया है कि पालतू जानवरों के साथ वक्त ज़रूर गुजारें, लेकिन उन्हें गोद में लें, उस तरह से लेकर आप मुंह में अपने साथ मुंह टच ना करें या फिर उनको चूमने वाले हरकतों से गुरेज करें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह गजल ने आपको बताया, आपको इसकी एहतियात बरतनी है और एहतियात खूब बरतें, नहीं तो आपको बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं। और अगली स्टोरी में फिर सोने का जिक्र है, सोना चोरी होने का जिक्र है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ बैठी खातून एंकर ही आपको बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, क्योंकि मिस्र की वजारते आसार कदीमा ने इंकशाफ किया है कि काहिरा के इजिप्शियन म्यूजियम की लैब से 3000 साल कदीम सोने का कड़ा पुरअसरार तौर पर गायब हो गया है
और हुकाम के मुताबिक ये कड़ा फ़िरौन के दौरे हुक्मरानी के टाइम का था और उससे ताल्लुक़ रखता था और ये गुमा है। और वजारत ने यह भी बताया कि फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ये कड़ा आखिरी बार कब देखा गया था, लेकिन मकामी मीडिया ये बता रहा है कि इन्वेंट्री चेक के दौरान इसकी गुमशुदगी का इंकशाफ हुआ है, लेकिन उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ वाक़े की तहकीकात अभी मज़ीद हो भी रही हैं, इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई है और हवाई अड्डों और बंदरगाहों और ज़मीनी रास्तों पर मौजूद जितने भी आसार कदीमा के यूनिट्स हैं उनको हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि काहिरा के तहरीर स्क्वायर में वाक़ इजिप्शियन म्यूजियम में 1,70,000 से ज़ायद कीमती नवादरात मौजूद हैं, जिनमें आप ये कहें कि फ़िरौन के टाइम का मशहूर सुनहरी मास्क भी शामिल है। और ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब 1 नवंबर को ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम की इफ्तिताही की तैयारियां जारी थी, उस वक्त ये कड़ा चोरी कर लिया गया है। बिल्कुल ऐसी है ख़वातीन और ज़ात। अब आपको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि इस इजिप्शियन म्यूजियम में क्या कुछ होगा और इजिप्ट की तारीख यकीनी तौर पे फ़िरौन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जाती है। तो जब भी इजिप्ट का जिक्र होता है तो इस तरह के नवादरात वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सोशल स्टोरीज होंगी। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन आपने कि जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम वापस आएंगे और पोस्टमार्टम करेंगे क्या कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जिस तरह से हसनैन आपको कह के गए थे कि हम पोस्टमार्टम करेंगे, तो अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि एशिया कप सुपर 4 के मैच में भारत ने इक्विपमेंट की तरह बिल्कुल ऑपरेशन वो अभी हम बातों से ही कर लेंगे, हमें किसी हालात की जरूरत नहीं है। भारत ने नाकिस कप्तानी और फील्डिंग का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के 172 रन के हदफ को बआसानी हासिल करके 6 विकेटों से फतह अपने नाम कर ली है। और दुबई स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का टॉस भारत के हक में रहा और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने बताया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहले खेल कर 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। ओपनर साहबजादा फरहान ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया और 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में बात की जाए तो जवाब में लेफ्ट हैंड ओपनर अभिषेक शर्मा ने 74 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर जीत की बुनियाद रखी और उनके साथ शुभमन गिल ने 47 रन बनाकर वो भी नुमाया रहे। भारत की जानिब से तिलक वर्मा ने भी जिम्मेदाराना 30 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन ने 13 रन बनाए और कप्तान सूर्या कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ की बात की जाए तो 2 भारतीय बैटर्स को आउट किया, जबकि फहीम अशरफ और अबरार अहमद एक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। और अभिषेक शर्मा की उनकी बात की जाए तो उनकी जारहाना बैटिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दे दिया। बिल्कुल ऐसी इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अफसरान खोखर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खोखर साहब, ये जो कल रात को हुआ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं थी, किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत थी, मोहसिन नकवी साहब को वहाँ पे जाके मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक डंडा देने की ज़रूरत थी कि भाई आप एक दफ़ा हार चुके हैं, अगला मैच ना हारिएगा। ये कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ये ड्रामा पाकिस्तान के साथ होता रहेगा और पाकिस्तान की अवाम इसी तरह से इनकी वजह से खवार होती रहेंगी? थैंक यू हसनैन और थैंक यू गजल। अभी आपने पोस्टमार्टम का कहा तो पहले ही हम सर्जरी से बड़े तंग हैं। एक सर्जरी हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देख रहे हैं, तो इतनी सर्जरी काफी है हमारे लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी जो आप कह रहे थे ना हसनैन, साइकोलॉजिस्ट और ये सारी चीजें, अब मेरा ख्याल है वो जो साइकोलॉजिस्ट गए ना उनको भी किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ जाएगा। अब उन बेचारे को भी अब आगे जाके किसी को दिखाना पड़ेगा। ज्यादा देर इस टीम के साथ रहे तो वो कहीं और ही होंगे। यार आप जरा मैच के पूरा अहाता करें ना हसनैन। हमने जो अपने 50 रन किए वो 36 बॉलों पर किए। इंडिया ने अपने 50 रन किए 28 बॉलों पर। आप जरा अंदाजा करें अपनी प्रायोरिटीज और उनकी प्रायोरिटीज का अंदाजा करें। उसके बाद हम जरा 100 पर जाते हैं। 52 बॉल्स पर 100 किया इंडिया ने और हमने 70 गेंदों पर 100 किया। यानी आप अपने स्ट्राइक रेट की बातें करते थे, स्ट्राइक फोर्स बना रहे हैं, हम यूं कर देंगे तो हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। 101 बॉलों पर 150 रन मारकर वो बैठ गए थे। आप ये 150 रन के लिए 115 बॉलें खेल गए और उसमें भी 30 डॉट खेली हैं कल इंडिया ने। ऐसा नहीं है कि डॉट नहीं खेली, 30 डॉट खेली हैं, लेकिन फिर उन्होंने उसको कैपिटलाइज किया है उस चीज को। आपके साहबजादा फरहान 128 के स्ट्राइक रेट से वो खेला है और अगर शुरू में कैचेस पकड़े जाते, 5 कैचेस थे, 5 कैचेस, जिनमें से हम एक कैच तो खैर उस पर बड़ी बात कर रहे हैं, फखर वाला कैच,
जो वाकई में वो जो अंपायर है रुचरी, वो एक किस्म के, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब वो फील्ड में थे तो गलत फैसले दे रहे थे, फिर उनके सर पे गेंद लग गई तो फिर वो बाहर चले गए, अब वो बाहर बैठ गए तो थर्ड अंपायर बन गए। थर्ड अंपायर को नजर नहीं आ रहा, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि फखर आउट नहीं है, उस अकेले को नजर नहीं आ रहा। बड़ा थर्ड क्लास अंपायरिंग का भी स्टैंडर्ड रहा। अब हम अंपायरिंग से हटें तो कैचेस, 5 कैचेस आपको मिले पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। यार जिस टीम को 5 कैच ड्रॉप मिल जाएं, कैन यू इमेजिन कि वो टीम दोबारा 170 पे ही खड़ी हो, उससे आगे जाने की उसकी अहलियत ना हो। सलमान अली आगा, नवाज, साइम अयूब, इन 3 पर बहुत जरूरी है बात करना। चलें, साहिबजादा फरहान ने तो 50 कर ली ना, ओपन किया, खड़ा रहा, ठीक है, उसने कोई ही मारा भी, शॉट उससे नहीं लग रहे थे, गेंद फंसी भी आ रही थी इस पिच पर। फिर हमने देखा है जो सलमान अली आगा है, गैर जरूरी तौर पे T20 में है, और आप और मैं और सारे जो बातें करते थे कि जी रिजवान यूं खेलता है तो रिजवान यूं खेलता है, खिलाने आप सलमान अली आगा को। फिर हुसैन तलब, मैं अरसलान, 10 सॉरी टू कट यू, मैं आपसे यही सवाल करने जा रही थी। सलमान अली आगा का हो क्या गया? ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है, ना कप्तानी है, इतनी नाकिस उनकी कप्तानी। अब देखे ना जिस तरह से फहीम अशरफ को उन्होंने फिर दोबारा से वो ओवर दे दिया, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैच में हो क्या रहा है, उनको खुद ही नहीं पता। मुझे तो लगता है आयोडीन की कमी है सलमान अली आगा में। और सलमान अली आगा बतौर कप्तान तो मुकम्मल एक फ्लॉप शो है, और कप्तान बेचारा कैसे, उसकी T20 में जगह ही नहीं है। हमने बहुत जल्दी उसको डाल दिया, बहुत बेटर होता अभी आप जरा रिजवान के साथ कंटिन्यू करते, बड़े इवेंट्स में कोई अच्छा कैप्टन ग्रूम करें, जो कि हमारे यहाँ होता ही नहीं है। आप उसके साथ कंटिन्यू कर लेते, एक दिन एक कैप्टन, दूसरे दिन दूसरा कैप्टन। ये हमारे हालात हैं कि हमने लास्ट के जो 25 मैच खेले हैं, उन 25 मैचेस में से सिर्फ 4 जीते हैं हम। हमारी ये तो हाल है हमारा। इस हद तक हम गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि कितनी बुरी क्रिकेट हम खेल रहे होंगे। फिर बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज की overrated नजर शाहीन लग गई है शाह। मुझे लगता है। किसकी? सरफराज की। वैसे मैं आपको बताऊं, इस टीम को किसी की नजर नहीं लगी, बल्कि इसके साथ जो रहेगा उसको नजर लग जाएगी। हाँ, तो ये आप बात देखिएगा सही। बहुत सारे असलान साहब, माइक मुझे हैसन- मुझे ये बताइएगा कि सबसे मुजाहिका खेज बात ये थी कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारी इस तरह से धुलाई कर रहे थे जिस तरह से कोई क्लब लेवल की टीम की करता है, जिस तरह वो आईपीएल में दूसरे बॉलर्स की धुलाई करते हैं। क्या इसी तरह से वो दुनिया की किसी और बॉलिंग की धुलाई कर सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड। मतलब अभिषेक शर्मा को तो हमने ये बनाया हुआ है कि वो ऐसा बैट्समैन है जिसे 20 गेंदों पे 50 रन बना देने यार पाकिस्तान के खिलाफ। बनाए भी हैं उसने, लेकिन आपकी इस बात से मैं एग्री हूं। देखें, मैं यही बात करने जा रहा था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, इंक्लूडिंग पैट कमिंस, स्टार्क, बाकी प्लेयर्स, उनके सारों की बॉलिंग, अच्छा पैट कमिंस और स्टार्क को भी आप हटा देना, तब भी ऑस्ट्रेलिया ये अलाउ कम से कम नहीं करेगा। अच्छा, अपनी डिग्निटी होती है हर टीम की। जिस तरह, नो डाउट अभिषेक वर्मा बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो प्लेयर अच्छा नहीं है, लेकिन ओपनर जो होता है ना, वो बहुत वुल्नरेबल पोजीशन में होता है। इतना ज्यादा आप अपने साहिबजादा फरहान को देख लें ना, आप जरा कंपैरिजन करें, जिस तरह से वो कैचेस दे रहा था, अगर शुरू में ही उसका कैच हो जाता तो आपकी पोजीशन क्या होती? आप दोबारा 100 120 की टीम होते और आपने क्या होता? वो तो कैचेस इतने ज्यादा छोड़ दिए उन्होंने अल्लाह के फजल से, तो तब भी आपसे कुछ नहीं हुआ। अब मुझे ये बताएं, शाहीन शाह अफरीदी, आप जरा कंपैरिजन करें ना, जिस तरह वो शाहीन शाह अफरीदी को कूट रहा था, क्या आप सोच सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर हो सकता है? मैं तो नहीं मानता। एक मैच विनिंग बॉलिंग उसके सर पे नहीं है। पहले ओवर में विकेट ले लेना, वो हमारे सर पे ही सवार हो गई है ये बात। उसके बाद हारिस रऊफ, जहां पर विकेट ले रहा है वहां पर मार खा रहा है। एक उसने बोल्ड किया, अगली बॉल पांव पे दे दी, पांड्या ने ऐसा मिला के चौका दिया, आपका वो सारा भरम खत्म हो गया। बिला वजह जाके आप लोगों से उलझ रहे हैं, और भाई आउट करो ना, आउट करके उलझो। आप शोएब अख्तर तब बनोगे जब शोएब अख्तर जैसी बॉलिंग करोगे। बिला वजह की 2-4 डिलीवरीज, वो भी शोएब अख्तर के आसपास भी नहीं लगती, 140 की होती हैं, उस पर भी आप कहते हैं कि मैं बड़ा फास्ट बॉलर हूं। और ये सारे टेप बॉल, टेनिस बॉल के प्लेयर हैं। हुसैन तलत, किसने कहा है इनको इस तरह की सिलेक्शन का? यार हुसैन तलत को खिला दिया, साइम अयूब को मुसलसल मौका मिल रहा है, आप साइम अयूब को नीचे कर दिया। हारिस को, जो ऐसे बिला वजह टीम में है, उसको नहीं आपने ऊपर भेजा। सलमान अली आगा साहब खुद आ गए और वो बेड़ा गर्क करके गए, नवाज और सलमान अली आगा और हुसैन तलत मिलके, कि आप वो 11 से लेकर 17 ओवर तक का डैमेज नहीं भूल पाए। ये तो फहीम अशरफ, जिस पर हम इतनी तनकीद करते हैं,
वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, वरना तो 90, 70, 120, 121 ये तो स्ट्राइक रेट से पूरी टीम खेली आपकी, इंक्लूडिंग। अच्छा अरसलान, मुझे ये भी जो बताइएगा, अगर हम दरमियानी ओवर्स के हवाले से बात करें, मतलब 11 से 17 जो जितने ओवर्स थे उसमें हमने देखा काफी सुस्त रवि थी, सिर्फ 38 रन में देख रही थी उस वक्त बने, तो क्या यही सबसे बड़ी हमारी नाकामी की वजह थी, सुस्त रवि हो जाना, या फिर कोई अच्छे से ना खेलना, या फिर ज्यादा डॉट बॉल्स उस वक्त खेली गई, ये आपको नजर आती है वजह? दरअसल दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। एक तो देखें, आपने जब इतना कैपिटल कर दिया था, 10 ओवरों में 91 कर दिया था स्कोर, इसको कैपिटलाइज करना कहते हैं ना, वो उनसे हुआ ही नहीं। 10 ओवर के बाद तो पाकिस्तान टीम लगी अलग रही थी। वो साइम अयूब, भाई कौन कहता है यार आपको ये नो लुक शॉट के चक्कर में पड़ जाओ, आप नो लुक प्लेयर बन चुके हुए हो, कोई आपकी तरफ देखना नहीं चाह रहा, और गैर जरूरी आप घुटना उठा के शॉट मारने की, ना आपकी शॉट में पावर है, ना कनेक्ट हो रही है, ना आपकी टाइमिंग अच्छी है, किस तरह की शॉट्स मार रहे हो भाई? आपसे अच्छे तो फहीम अशरफ मार गया शॉट्स यार। मैं तो हैरान हूं सलमान अली आगा की कप्तानी पर, ना उसको सेंस है कि मुझे कहाँ बैट्समैन को खिलाना है, सिलेक्शन क्या करनी है, ना उसको सेंस है कि मैंने बॉलिंग का इस्तेमाल कैसे करना। आपने शुरू में एक स्पिनर और एक पेसर लगा देते, हालांकि स्पिनर की बड़ी धुलाई थी इस पिच पे, लेकिन यादव का कमाल देखें, बुमराह कल विकेट लेस गया है, 45 रन खाए उसने, लेकिन उसके बावजूद बुमराह की बैक पर कई कई मैचेस हैं जो उसने जितवाए हैं। वन ऑफ उसकी, मैं हमेशा कहता हूं बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं करते पिछले काफी अरसे से, या जब से वो 9 बॉल उनके गले पड़ी है सरफराज के एरा की, तो बुमराह पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव बॉलर नहीं रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो रहा नहीं, वो शायद अंडर प्रेशर रहता है। लेकिन बाकी बॉलर्स को देखें ना आप, यादव को मार पड़ रही थी, यादव ने कम बैक किया, सिर्फ 31 रन दी, विकेट भी ली और कम बैक किया। दुबे, उसको समझ आ गई थी कैप्टन को, सूर्य कुमार यादव को, यंग कैप्टन उसको रोज कप्तानी थोड़ी करवाते हैं, वो किसी सीरीज में करवाते हैं, किसी में नहीं करवाते। उसको समझ आ गई थी कि बॉल फंस के आ रही है, वेरिएशन करो। दुबे ने वेरिएशन की और दबा दिया हमें। हमारे ये हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एक ही बॉल सेम पैटर्न पे करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, कोई सेंस नहीं है, कोई बिल्कुल ऐसे ही। अरसलान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आगे हम पहुंचे, क्योंकि पहुंचने की हालत तो लग नहीं रही, शायद श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमें हराएगा, तो एक दफ़ा फिर हम उम्मीद लगाएंगे, एक दफ़ा फिर हम कहेंगे कि हम इंडिया को हराएंगे, यही कुछ होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फुकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। क्योंकि मुल्की सियासत की बात होगी तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस वक्त अमेरिका रवानगी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दोपहर बरतानिया से अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन से अमेरिका जाने के लिए रवाना हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के सिलसिले में वज़ीर आज़म का अमरीकी दौरा अहम करार दिया जा रहा है, जहाँ वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। इनके अलावा 6 इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान इलाकाई और आलमी अमन और सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी। एग्जैक्टली ये दौरा बहुत अहम समझा जा रहा है, बिकॉज आपको पता है कि अभी जो पिछला मुआहदा हुआ है सऊदीया के साथ हमारा, उसके बाद इंडिया में तो खलबली मची हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की जो ट्रंप इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी काफ़ी खामोशी पहले नज़र आई, क्योंकि वो हमने देखा है कि कभी इस तरह से खामोश नहीं रहे जिस तरह से वो इस दफ़ा रहे हैं। इसके पीछे कितना बड़ा अब एक आप ये कहें कि तूफ़ान होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ बगराम जो एयर बेसिस हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है, और वाज़ेह तौर पर ट्वीट किया गया है ट्रंप की जानिब से, और कहा गया है कि अगर वो हमें वापस नहीं मिलेंगी तो फिर संगीन नताइज भुगतना होंगे। एक दफ़ा फिर से नज़रें अफगानिस्तान की तरफ तो हैं ट्रंप की, लेकिन इसके बाद क्या कुछ होगा ये भी एक अहम सवाल और बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जब ये दौरा होगा, जब आज जाएंगे वज़ीर आज़म साहब और जब अहम मुलाकातें होंगी, उसके बाद देखना होगा कि खित्ते में किस तरह की तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। बिल्कुल ऐसी। और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर आपने बात की है तो वो ऐसी बातें करके शायद सुर्खियों में रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने किंग सलमान का एक दफ़ा फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा आई लव किंग, मुझे किंग से प्यार है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने किंग को कहा है कि अगर हम सऊदीया के पीछे ना खड़े हों तो आप 2 हफ्ते के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और आपको हमारी जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं इनके लिए पे करना पड़ेगा। फिर अगर ट्रंप की बात की जाए तो ये वही ट्रंप है जिन्होंने मेयर लंदन
सादिक खान को एक जो जिसकी डिनर story भी है आज उसमें हमने हाँ share करनी थी उसमें इनवाइट नहीं किया, और उसमें इनवाइट इस वजह से नहीं किया कि मुझे सादिक खान बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बदतरीन मेयर हैं। हमारे अमेरिका में भी इस तरह के बदतरीन मेयर होते हैं, लेकिन सादिक खान उन सब से आगे, और उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इंडिया पाकिस्तान जंग की, तो उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हर जगह पे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान यूनिट पे लेके कोई आजकल वो 6 या 7 वॉर्स ऐसी गिनवाना स्टार्ट हो चुके कि ये जंगें मैंने बंद की हैं और बंद करवाने का मेरा किरदार है इसमें। हाँ एग्जैक्टली आपने वो बात की ना मेयर के हवाले से, तो उनकी आपस में काफ़ी चपकले शब्द देखी है। वो अपने उनके पर्सनल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते रहते थे, जिस वजह से उन्होंने, और आपको बताऊं कि वो जो एक स्टेट बैंक्वेट था जिसमें उन्होंने उनको नहीं शिरकत करने के हवाले से उसका बरमला एतराफ़ भी किया था, और उन्होंने कहा था कि मैं इसका बरमला एतराफ़ करता हूँ कि ये नहीं होंगे, और ये काफ़ी एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें तमाम हाई ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें वो नहीं थे। और इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे थे जंगों के हवाले से, और यकीनी तौर पर उन्होंने इस हवाले से एतराफ़ किया और है, वो बेसिकली इस वजह से भी किया है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने उनको शायद नोबेल प्राइज़ के लिए एक दफ़ा पूरी दुनिया के सामने पेश भी कर दिया। हाँ। और पाकिस्तान भी चाहता है और वो खुद भी चाहते हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल जाए, क्योंकि दूसरी दफ़ा वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तीसरी दफ़ा उनको उम्मीद इतनी है नहीं। पिछली दफ़ा उनके खिलाफ मुआवजा हो गया था, तो इस दफ़ा वो नोबेल प्राइज़ लेना चाहते हैं और अपना नाम और ज़्यादा बुलंद करना चाहते हैं। और जो ग्रेट अमेरिका की बात करें उसमें शायद इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होगा कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो बातें हो रही हैं ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, ये जो सऊदीया के साथ हमारा मुआहदा हुआ है, इंडिया तो एक तरफ कह रहा है कि इस हवाले से हमें पहले से पता था, हम जानते थे, लेकिन अमेरिका की खामोशी आपको लगता है कि क्या उनके बीच में कोई रजामंदी वगैरह शामिल हो? देखिए, जो अमेरिका है ना, वो उसकी रजामंदी का उन्होंने एकदम जाहिर कर दिया कि हम बेसिकली सऊदीया को अगर सिक्योरिटी देते हैं तो सऊदीया को हमें पे करना होगा। और यही वजह है कि जब कतर के ऊपर इजराइल की जानिब से हमला हुआ, ये जो अभी इन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए थे असले के ऊपर, वो इसी वजह से किए थे कि अमेरिका इनको जमानत देता है कि ये इजराइल के शर से कतर को, यूएई को और सऊदीया को बचाएंगे। जब उन्होंने कतर को नहीं बचाया तो उसके बाद सऊदीया ने ये स्टेप लिया कि उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा, अब पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला है, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला है। हाँ, सऊदीया पे हमला भी कर सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। और अगर सऊदीया पे इजराइल हमला करेगा तो पाकिस्तान इंटरवीन करेगा। अभी जो इजराइल है उसके ग्रेटर इजराइल में पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली जब पाकिस्तान जाके इंटरवीन करेगा तो फिर और ज्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे, हमारे लिए भी बढ़ेंगे। और शायद ये जंग, क्योंकि फिर उसमें वही होगा ना कि एटमी जंग का भी खतरा हो जाता है। जब पाकिस्तान या फिर इंडिया की जंग इसी वजह से हाईलाइट हुई थी कि एटॉमिक जो जंग था उसका खतरा था। पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ग्रेटर इसराइल के जो नक्शा है उसमें इसराइल का कुछ पता भी नहीं है कि वो जिस तरह से बाकी जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन पर हमला कर सकता है, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। आपको क्या लगता है कि बाकी तमाम तर कंट्रीज हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी हिट जरूर करेंगे। और इसके साथ अब जो सऊदीया ने मुआहदा तो कर लिया है, वो इसीलिए किया है कि सऊदीया, पाकिस्तान के पास इतनी पावर है। बिल्कुल ऐसे है, पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि पाकिस्तान डिक्टेट भी कर सकता है और आंखें भी दिखा सकता है। ख़वातीन वज़ात, ये थी हमारी सियासी सेगमेंट जिसमें हमने थोड़ा सा जो आलमी नक्शा था उसको आपके सामने पेश किया, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पे जितनी भी कामयाबी हैं वो समेटते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इंतहाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको आपको सुनना भी लाजमी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कभी हम देखते हैं आंखों की बीमारियां, कभी फ्लू के वायरस चल रहे हैं, कभी कोई बीमारी। इसी के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर दुनिया भर में खवातीन की सेहत के लिए एक संगीन खतरा अब समझा जा रहा है, और पाकिस्तान में भी ये मर्ज तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हुकूमत ने 15 से 27 सितंबर तक इंसानी, आप ये कहें कि HPV वायरस, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो उसकी वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला किया है, ताकि तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लड़कियों को इस मोहलिक बीमारी से महफूज बनाया जा सके। और वैक्सीन के हवाले से अवाम में काफ़ी झिझक भी पाई जाती है। बहुत से पेरेंट्स हेजिटेट फील करते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी, लेकिन क्यों? ये एक सवाल बहुत बड़ा है, और इसी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज हम इस सेगमेंट में। बिल्कुल ऐसे ही, और आज हमारी मेहमान से आप सवाल करने के लिए हम आपको टेलीफोन कॉल्स बता देते हैं, नंबर्स बता देते हैं। आप टेलीफोन कॉल पे सवाल कर सकते हैं 051-8901-008, 051-2624-946, इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। आज हमारे साथ मौजूद है
हमारी अपनी और वेरी ऑन रूबिया उस्मान साहिबा। सर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रूबिया, सबसे पहले अगर HPV वैक्सीन की बात की जाए तो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा झिझक नज़र आती है। जिस तरह गज़ल ने अपने इंट्रो में भी बताया, हम झिझकते क्यों हैं? हमने कोविड के ज़माने में भी देखा था, एकदम से मिथ्स आ जाती हैं कि एक डोज जिसने ली वो पता नहीं 10 साल रहेगा, 2 डोज वाला 5 साल रहेगा, 3 डोज वाला तो बस 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे माशरे में क्यों होता है? और अब मुझे 3 डोजेस लगाए हुए 4 साल हो गया है। लेकिन अभी तक आप हैं। क्योंकि उस ज़माने में हमें तो बहुत एक्सेलरेटेड डोजेस लगी थी। नहीं, आपकी देखिए, यू गाइस आर नॉट रॉन्ग हेयर। आप जो आम पब्लिक भी जो परेशान है, मैं उसमें ये नहीं कहूँगी। मुझे ये भी बड़ी खफगी है कि लोग उनको बहुत ज़्यादा बिरेट भी कर रहे हैं कि आप जाहिल हैं, आप ये हैं वो हैं। ऐसी बात नहीं है। उनके जो कंसर्न है वो लेजिट है। एक तो कोविड वैक्सीन ने हमारा कबाड़ा कर दिया, लेकिन दैट वैक्सीन वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एक टेम्पररी एक बीमारी आई थी, टेम्पररी फेज आया था। उस टेम्पररी फेज में बड़ा एक्सेलरेटेड रेट पे हमने एक वैक्सीन लॉन्च की थी। तो उस वैक्सीन के काफी शॉर्टकट्स लिए गए थे जो हमें पता थे उस वक्त भी। दिस वन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कप ऑफ टी। ये वैक्सीन इटसेल्फ जो है वो 2006 से बनी हुई है। 1951 में पहली बार हमें इस वजह से ना कि पोलियो के हवाले से भी हमारे यही दैट इज ट्रू। और उसके बारे में मैं मिथ्स डिबस्ट करूंगी। इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। दैट मीन्स दैट ऑल देयर चिल्ड्रन इन मोस्ट कंट्रीज, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों को लगती है। तो जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है कि हमारे मेल्स को क्यों नहीं लग रही, उसकी और कोई रीजन नहीं। सिर्फ रीजन ये है कि जो अभी क्राइटेरिया WHO को दिया गया है वो है सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट करना। सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई हमारा इस वक्त जो टारगेट है प्रायोरिटाइजिंग में फीमेल्स की तरफ ज्यादा है। ऑब्वियसली विद टाइम जो है ये मेल्स को भी कवर करने के लिए पाकिस्तान तक में आ जाएगी। बांग्लादेश ने ये वैक्सीन इसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च की थी लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो एग्जैक्टली ईयर अगो बांग्लादेश लॉन्च्ड इट, और अब 93% उनकी जो गर्ल्स हैं वो वैक्सीनेटेड है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। 2006 में लॉन्च होने के बाद FDA ने जब अप्रूव की, 2007 में ये US में लग रही है। तो अब आप अगर उस प्लान के जरिए सोचो तो दैट्स नियरली 20 ईयर्स, 20 साल से ये चीज़ें, यानी कि जिसने ये वैक्सीन लगाई थी, आप अगर उसने 14-15 में लगाई थी तो वो कम से कम अब 20 ईयर्स ओल्डर है। तो दैट गोज टू शो कि इसकी हमें लॉन्गेविटी पता है। 1970 से ये वायरस भी स्टडी हो रहा है। तो इट्स नॉट इवन लाइक कि ये अभी कल जुम्मा 10 दिन हुए हमें पता चला इसका और हमने अभी डिसाइड किया कि इसके बारे में कुछ। लेकिन रूबिया, एक फैक्टर ये भी है ना कि जो लोग हेजिटेट फील कर रहे हैं पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ये लगवाने से, शायद उनको अच्छे तरीके से अवेयरनेस भी नहीं है इस हवाले से कि सर्वाइकल कैंसर है क्या और इससे मसले क्या क्या होंगे। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इसको भी इलैबोरेट करें। HPV Very good question. HPV itself जो I should have said that. HPV itself जो है उसके 200 strains हैं almost. So there's more than 100 strains. उनमें से जो cancer causing strains हैं उसमें जो है there are about 10-20 of them. Strain 16 and 18 जो है वो exclusively cervical cancer cause करता है। cervical cancer की और वजूहात भी होती हैं। For example, smokers में आपको पता है कि twice as likely to get cervical cancer as non-smoker women. तो ये भी एक बहुत strong link है, correlation है। लेकिन द फैक्ट इज कि जो चीज़ हमारे पास प्रिवेंटेबल हमारे हाथ में है वो है कि हम HPV वायरस को खत्म कर दें। ये वही वैक्सीन है, अगर आप लोगों को याद हो 2006 में ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि साइंटिस्ट ने कैंसर की वैक्सीन इजाद कर दी है। वो यही कैंसर की वैक्सीन है। मतलब मुझे आगे के कुछ वर्ड आने लगे तो जो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि उस वक्त हम सारे तड़प रहे थे, मर रहे थे इस चीज़ के लिए कि वो कैंसर वैक्सीन क्या है, हमारे पास क्यों नहीं आ रही, हमारे पास कब आएगी, व्हाई डोंट वी हैव एक्सेस टू इट। एक और चीज ये होती है जो लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये गोरों को मसला है, गोरे ही ट्रीट करें अपने आप को, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक घर है, आपके पास एक घर है, आधे पोर्शन में आप रहते हैं, आधे पोर्शन में कोई और रहता है। जो दूसरा पोर्शन है अगर उसको दीमक लगी होगी पूरे घर को इफेक्ट करेगी। ऐसे ही है। हम सिलेक्टिव इम्यूनाइजेशन दुनिया में नहीं कर सकते। 4 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक में ये आधी दुनिया की पॉपुलेशन इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहती है। Exactly. तो जब तक ये नहीं वैक्सीनेट होगा तो सारी दुनिया की जिंदगी यहाँ पे है, पूरी दुनिया में बाकी तो खुला डुला माहौल है। और स्पेशली मैं जब बांग्लादेश की पॉपुलेशन देखता हूँ ना, मतलब 1.5 लाख स्क्वायर मील उनकी स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और उसमें 17 लाख। और बहुत सारे दोस्त ये बताते हैं कि वहाँ पे गांव में भी जाएं तो शहर वाला माहौल है। अच्छा, जो वैक्सीन की बात की आपने, बांग्लादेश का जिक्र किया था, बांग्लादेश से वहाँ से मुझे याद आ गया, पूरी दुनिया में इस वैक्सीन के क्या नताइज हैं, दुनिया में कहाँ पे ये यूज हुई है और क्या नताइज हैं और हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? सो 2018-19, सो आई कैन टॉक अबाउट इंग्लैंड द मोस्ट, क्योंकि वहाँ 2018-19 में इंग्लैंड में तो ये बॉयज एंड गर्ल्स को मैंडेटरी लग रही है ईयर 8 इन देयर स्कूल। यानी स्कूलों में स्कूल नर्स लगाती है 8वीं क्लास में। जो शुरू में जब शुरू थी 2006 से, जैसे मैं बता रही हूँ, तो 2008 और 9 में जो था मोस्ट ऑफ यूरोप वाज वैक्सीनेटिंग एंड 10 तक मोस्ट ऑफ चाइना एंड जापान वर वैक्सीनेटिंग। तो ये नई चीज़ नहीं है। लेटर ऑन इंडिया वाज द वन जिसने इजाद की थी सिंगल डोज वैक्सीन, क्योंकि शुरू में इस वैक्सीन की 2 या 3 डोजेज होती थी। तो उसके बाद जैसे साइंस की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि विद टाइम वी आर इवॉल्विंग एंड वी आर लर्निंग एंड वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। कुछ चीज़ें थी जिसमें हम बिल्कुल सिफर थे एक ज़माने में और अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो सिमिलरली वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन इसलिए इजाद हुई है।
अब जो एफिकेसी है इट्स कवर्स फॉर नियरली मोर देन 90% ऑफ योर कवरेज आपको दे रही है. सो दैट गोज टू शो कि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है. इसके पीछे हम क्यों पड़ गए, मतलब बाकी भी तो और से कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों नहीं खत्म कर रहे. पहली बात ये कि सबसे ज्यादा मैं आपको नाज़रीन को बताती जाऊँ कि रिसर्च फंडिंग ब्रेस्ट कैंसर की ही दुनिया में है. सबसे ज्यादा रिसर्च उस पर होती है, सबसे ज्यादा पैसा उससे जनरेट होता है, सारी मेहनत उसी से होती है. लेकिन सर्वाइकल कैंसर इज नाउ डिस्कवर्ड टू बी प्रिवेंटेबल बिकॉज वी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट एचपीवी. अगर आपके पास एक वायरल प्रीडिस्पोजिशन है, उस वायरस को अगर हम दुनिया से खत्म कर देते हैं या उसको कंट्रोल कर लेते हैं बहुत हद तक, कैंसर खत्म कर तो अगर इसकी कितनी डोजेस एक औरत को लगती है ताकि ये मुकम्मल खत्म हो जाए? जो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास वैक्सीन आई हुई है वो सिंगल डोज में भी मोर देन 90% कवरेज देती है. अच्छा. तो ये चाइनीज वैक्सीन है जो हम लगा रहे हैं और इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. और चाइना में भी 2018-2019 से लग रही है. सो इट्स नॉट लाइक कि कल उन्होंने जात की आज आप पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए या अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस में आपके पास नहीं आई है. काफी इट्स बीन देयर फॉर अ व्हाइल. एंड द फियर के जी वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जो चीज़ रिसर्च ने और लिटरेचर ने मुतवातिर प्रूव की है, जो हमारी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का जो हिस्सा है, उससे आपके साथ कोई जानलेवा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है. कोविड असाइड, कोविड पे मैं इसलिए नहीं जाती हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोविड वाज अ कंप्लीट डिफरेंट कप ऑफ टी. तो वो आप कंपेयर नहीं कर सकते. आई एम कंपेयरिंग दिस विद वैक्सीन लाइक डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस. इनकी वैक्सीन से आप कंपेयर करें. बिल्कुल ऐसे. अच्छा रुबिया, मुझे ये बताइएगा कि जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारी हमारे माँ बाप हैं, वालदेन हैं, वो ये कहते हैं हमने कौन सा वैक्सीन लगाई थी, हमारे बड़ों ने कौन सा वैक्सीन लगाई थी. तो उनको बताएं, थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन कीजिए कि अब इन्वायरमेंट कितना चेंज हो चुका है, कितने ज्यादा हम टची हो चुके हैं कि अब छूने से भी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है. नॉट टू मेंशन अब हमारा पॉपुलस एरिया कितना हो गया. आप ये बात ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो ये चीज हम कैसे भूल सकते हैं कि 250 मिलियन पीपल तो हमारे अपने मुल्क में रहते हैं. हम किसी और को क्या बोलेंगे. और हमारा जो सरफेस एरिया जिसमें हम सारे क्रैम्प्ड है, इन्फेक्शन के वैसे रेट्स बढ़ रहे हैं. हमारे बार ये भी बोलेंगे कि उनके जमाने में इतने वायरसेस, इतनी इन्फेक्शंस, इतने कैंसर्स वैसे ही नहीं थे. कैंसर का इंसिडेंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द होल वर्ल्ड. पाकिस्तान में भी ये बढ़ रहा है. एंड इट्स ऑल द कैंसर्स, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, नॉन स्मोकर्स का लंग कैंसर. आपके अगर जाके आप अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में, अपने फ्रेंड्स से, कजन से बात करें, आई हाईली डाउट कि कोई एक ऐसा बंदा होगा जो कहेगा मैं किसी कैंसर वाले पेशेंट को नहीं जानता. हम सब ने कैंसर के मरीजों से को देखा है. हमने सबने हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट में, इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, somebody had cervical cancer and died from it. So this is not related to my मतलब करियर, मतलब करियर में तो मैंने देखा ही देखा है, बट आई मीन लाइक पर्सनल लेवल पे भी पाकिस्तान के अंदर. और ये भी थोड़ा सा आवाम को बताइए ना, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, ये पहले ज़माने जमाने में हमारे नहीं थी. ऐसे आते हैं. ये पहले जमाने में नहीं थी. ग़िज़ाएं हमारी ये processed जंक फूड नहीं था. बिल्कुल. आई एक्चुअली ब्लेम प्रोसेस फूड फॉर मोस्ट प्रॉब्लम्स. आई वोंट लाई. हमारे घर में सबसे बड़ी बहस यही होती है, क्योंकि छोटे लेवल पे आप अपने आप को रेफर कर सकते हैं. जैसे सॉसेजेस हैं जो प्रोसेस फूड में कहलाते हैं, प्रोसेस फूड, पास्ता हो गए, मैं इनके सख्त खिलाफ होती हूँ. पकता हमारे घर में फिर भी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन खाते भी होंगे. वो जरूरी है. बहुत कम. लेकिन ये कि जब बच्चे खा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत बंदा खा ही लेता है. बट द फैक्ट इज कि दीज आर द फूड्स दैट आर आल्सो चेंजिंग. माँ काम कर रही हैं, बाप जो है बेचारे 24/7, कोई देयर आर सम पेरेंट्स जो 2-2 जॉब्स कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल भी होगी. और स्ट्रेस का बड़ा स्ट्रांग रोल है कैंसर में और बीमारियों में. एग्जैक्टली. और साथ साथ ये भी बता दें एक बात कि ये कौन सी एज में, एट व्हाट एज गर्ल्स शुड रिसीव दिस वायरस एडोलेसेंस में ये इसलिए लगती है कि इस एज में जो 1914 पाकिस्तान ने किया, उसकी 2 रीजंस है. एक है कि उसकी वायरस की एक्टिवेशन हैपेंस वंस द पर्सन इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली एक्टिव. तो इट हैज टू बी गिवन बिफोर दैट. यूनिसेफ ने और बहुत अच्छी इंटरनेशनल एजेंसीज ने हमें ये बताया है कि हमारे मुल्क में अभी भी अंडर 15 मैरिजेस का रेट इज सिग्निफिकेंटली हाई. 4 to 6% जो बच्चियां हैं वो अंडर 15 हैं जिनकी शादियां हो रही हैं. दैट्स अ बिग नंबर. हमें कहने को तो 4 से 5% बंदा कहता है नहीं, इट्स अ ह्यूज नंबर इफ यू थिंक अबाउट इट. तो ये बातें ऐसी हैं जो आम लोग जो है नजरअंदाज कर जाते हैं, जो अर्बन, ये अब अर्बन एरियाज में आ जाती हूँ मैं, कि जो शहरों में लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों 9 to 10 ईयर ओल्ड को वैक्सीनेट करें. हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा. अभी तो बच्ची है, इसमें कोई बीमारी है ही. बट द फैक्ट इज कि हमारे ही मुल्क में एक दूसरी तरफ जो है 15 से 24 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं. वाइल आई एग्री गवर्नमेंट ने बड़े स्ट्रिक्ट अब किए हैं और आई टोटली सपोर्ट दैट. बट द फैक्ट इज कि जो डेटा है उसे झूठ नहीं बोला जा सकता. नंबर्स को आप छुपा नहीं सकते हैं. बिल्कुल. तो इस वजह से हमारी ये जंग. और ये जो गवर्नमेंट की आपने बात की ना, पोलियो वैक्सीन है, लेट्स सपोज, तो उसकी बड़ी आगाही मुहिम होती है. उसमें क्रेडिट तो गवर्नमेंट भी शायद कहीं ना कहीं लेती है, लेकिन असल क्रेडिट तो बिल गेट्स को जाता है कि वो पूरी दुनिया में उसको पुश करता है, उस सारे आइडिया को पुश करता है. आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप बिकॉज़ आई नीड टू बस्ट दिस मिथ एज वेल. ये अगर आप लोग को इतनी खफगी हो रही है, आपके पास हर एक के पास मोबाइल फोन है, हर एक के पास इंटरनेट है, आप बिल गेट्स फाउंडेशन को जाके गूगल करें. आप मेरी बात को छोड़े, मुझे तो कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं. मुझे हंसी सबसे ज्यादा ये आती है, मैं तभी भी वेट कर रही हूँ कि मुझे कोई पैसे भेज दे हेल्थ प्रमोशन के. नहीं, द फैक्ट इज दिस. देखिए जो सच्ची बात है, अगर आपको इफ यूर अ फीमेल एंड यू नीड अ स्कॉलरशिप फॉर अ यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, और आपने दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और आप बहुत अच्छी उच्च लेवल पे आपकी एजुकेशन है, आपका IQ है, आपकी इंटेलिजेंस है,
आप इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू इसके जरिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं, क्योंकि ये खवातीन और गर्ल्स की हेल्थ और एम्पावरमेंट पे काम करती है. दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई इज बिहाइंड दिस वैक्सीन एज वेल, क्योंकि उनका एक ड्राइव ही यही है. अच्छा, पिछले सवाल के जवाब में एक बात आपने की थी कि किसी कंट्री का आपने मेंशन किया था कि वहां पर मेल्स को भी लगती है, लड़के लड़कियों को लगती है. पाकिस्तान में भी लग रही है? तो अभी इन दिस फेज नहीं. देखिए, वैक्सीन सिर्फ आपके मुल्क में 2 या 3 तरीकों से आ सकती है. या आप इजाद कर लें, खुद बनाएं और खुद प्रोवाइड करें, व्हिच इज व्हाट इंडिया डिड टू बी ऑनेस्ट. या फिर आप उसको इंपोर्ट करें और खरीदें, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस. ये हम करते हैं, हमें मजा आता है इंपोर्ट करने में. बट यू हैव टू हैव अ बजट फॉर दैट. इट्स वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन. और थर्डली इज द डोनेशंस थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल गया कि उनको हमें सबको साथ लेके चलना है. हेल्थ इज नॉट वन प्लेस जिसमें एक घर की सेहत अच्छी हो तो वो मोहल्ले में सक्सेसफुली रह सकता है. इट कांट, क्योंकि वो सारी बीमारियां आपको अगर डेंगू आपके मोहल्ले में तो आपको भी होगा. तो आप अपने आप को आइसोलेट करके नहीं सेहतमंद रह सकते. बिल्कुल ऐसे. अच्छा, व्हाई आई ब्रिंग बिल गेट्स इनटू दिस डिस्कशन, क्योंकि हम पोलियो के हवाले से तो बड़ा क्रेडिट लेती है गवर्नमेंट. व्हाट्स अबाउट दिस सर्वाइकल वैक्सीन की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा आगाही मुहिम चला रही है, क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं देखा कहीं भी. देखिए, व्हिच इज व्हाई आई वाज सो ग्रेटफुल व्हेन यू कॉल्ड मी, बिकॉज़ these are the platform, these are the channels जिसके जरिए देखिए कोई लाख नहीं, 2 लाख नहीं, कोई तो सुनेगा, उसमें से कोई 10% कोई असर होगा, 10 में से 1% जाके और गूगल करेगा, पढ़ेगा और आगे और लोगों को भी कन्विंस करेगा. तो ये बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्टिवली इनको ये करना चाहिए था कि एजुकेशन शुड हैव स्टार्टेड बिफोर द लॉन्च. बिफोर द लॉन्च हमें ये ज्यादा मुहिम स्ट्रॉन्ग कर देनी चाहिए थी. मे बी दे वर वरिड कि इसी तरह का बैकलैश होगा. मे बी दैट वाज रैशनल, मतलब यू कैन जस्ट प्रेडिक्ट दीज थिंग्स. मैं सिर्फ एक बात कहूंगी आपके व्यूअर्स को, अगर आपने नहीं लगवानी, हर एक बच्चे के साथ कंसेंट फॉर्म है. ये चीजें आपकी कंसेंट के बगैर नहीं लग सकती. देयर इज नो हायर एजेंडा, हायर पावर जो आपको कोई मजबूर कर रही है ये करने के लिए. लेकिन आप गलत इन्फॉर्मेशन ना लें, आप अपने आप को खुद जाके क्लैरिफाई करें, इंटरनेट वाला फोन इस्तेमाल करें, लिटरेरी आर्टिकल्स पढ़ें. द लैंसेट एक आर्टिकल है, BMJ आर्टिकल्स है, इसमें पब्लिश बड़े आम अंग्रेजी में ये चीजें पब्लिश हुई होती है, वो बैठ के पढ़ें. और हर आर्टिकल की शुरू में लिटरेरी 4 लाइनों की कंक्लूजन होती है. तो अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ सकते, आप कंक्लूजन पढ़ लें. बट द फैक्ट इज अपने आप को खुद एजुकेट करें. और अगर आपको इसके बारे में कम पता है या आपकी इसके बारे में क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इसके बारे में ना लोगों को इन्फॉर्म करें, बिकॉज यू आर गिविंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और हाफ इन्फॉर्मेशन. मैं आपको गाड़ी के बारे में नहीं बता सकती. अगर कोई गाड़ी का कोई मसला हो और हसनैन मुझे जाके कहे कि मेरी गाड़ी की फलानी आवाज आ रही है, फलानी बत्तियां ऑन हो गई है, मैं कख भी नहीं बता सकती क्योंकि नहीं इन्फॉर्मेशन. या क्या ये जग लगा रहा है, मैं नीचे जो देखूंगी फिर बताऊंगी. बिल्कुल आपने रुपया ये बात ठीक की है. ज़ाहिर है हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए बैठे हैं कि लोगों को एजुकेट कर सकते हैं जितना हमारे एंड से हो सकता है. मेरा एक सवाल है कि जब आपने भी कोरोना के हवाले से बात की थी, जब कोरोना आया था तो लोगों का सवाल था कि यार अब ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. अब लोग ये सवाल करते हैं कि कोरोना वापस आ गया, वैक्सीन लगवाई थी, कुछ भी नहीं हुआ. अब लोग साथ सर्वाइकल कैंसर के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि अभी तो हम ये लगवा लेंगे खवातीन को, लड़कियों को, लेकिन बाद में दोबारा से हो जाएगा. इस पे तो मैं डेफिनेटली कहूंगी दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और ये तो बहुत ही पढ़ा लिखा सवाल किया आपने. ये तो बहुत आगे की स्टेज का सवाल लोगों को जो आता है. नहीं, सो द फैक्ट इज वायरसेस आर कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग. ऐसे लग रहा है बाकी सारे अनपढ़े सवाल थे. They were all good, but this is really legit. So this is the next level question that I say. So the fact is कि all viruses are constantly mutating. ये आपको फ्लू की वजह से भी पता है कि फ्लू का वायरस जो है वो बड़ा बुद्धिमान है, पता नहीं कब से चला आ रहा है, लेकिन वो हर साल और स्ट्रॉन्गर होता है और लीथल होता है. सो द फैक्ट इज कि आप उस फ्यूचर की वजह, फियर की वजह से अपना अभी करंट ना खराब करें, राइट नाउ ना खराब करें. अभी ये वायरस, दिस वैक्सीन प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द 2 मोस्ट लीथल स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, 16 and 18 जो है, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं. आप अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करें. फ्यूचर में जब चीज़ें म्यूटेट होती हैं तो हम इसी वजह से कॉन्स्टेंटली वैक्सीन भी स्टडी करते हैं. स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन 1796 में आई थी और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट 1980 में हुआ था. हमें 200 साल लगे थे टू गेट रिड ऑफ इट. सो इट वाजंट एन इजी थिंग. लेकिन आज do you know that 500 million people died because of smallpox? मुझे तो ये खुद भी पता चला था जब मैं यही वैक्सीन के चक्कर में रिसर्च कर रही थी. जैसे, हाँ. तो आज आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि आज कहीं दुनिया में स्मॉलपॉक्स है ही नहीं. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा रुबिया, हमें ये भी तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जो हमारा समाज है, जो हमारा मजहब है, जो हमारा इत्तेकाद है. हम इतने ज्यादा वो होते हैं कि हमें अगर कोई बीमारी का कह भी दे तो अल्लाह ठीक कर देगा, ठीक है जी. या फिर हमारे समाज में होता है वो कोई मसला नहीं है, वो फलां को रुबिया कोई थी, गजल कोई थी, वो ये कितनी बड़ी रुकावट है. देखिए, दैट इज अ फैक्ट, बट यू आल्सो हैव टू रिमेंबर दैट बिलीव इन अल्लाह बट टाइगर कैमल. तो आप जरूर, अल्लाह ने भी कहा कि वो उसको अगर आम फेम अल्फाज में आप ये कह दें कि अपने ऊंट को आपने जी बंद करके जाना है, एक रस्सी को आपने वो करना है, उसके बाद उसको बयाबान जंगल में छोड़ दें. बिल्कुल. ये नहीं है कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं मोटर पे तो आंखें बंद करके सो जाएं और गाड़ी ऑटो पे चलती रहे. ऐसा तो नहीं होता. आपने अपनी शऊर, अपना अकल, अपना
नॉलेज, अपनी सारी एजुकेशन है, वो सबको इस्तेमाल करना है. और आई थिंक isn't that what the whole purpose of us being here? Because if Allah may just wanted us to just worship Him, He wouldn't have created humans and man. Man was created with free will, ability to think, and ability to decide what's right and what's wrong. तो हमें ये चीज़, हमारा टेस्ट है, तो हमारा ये टेस्ट है और हम बड़ी कुछ स्टेजेस में बड़ी बुरी तरह फेल हो रहे हैं इस पे, क्योंकि जो राइट एंड रॉन्ग को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम बेसिक्स में ही आपस में ही लड़े जा रहे हैं. तो देयर इज अ फसाद, देयर इज लड़ाई गोइंग ऑन. तो मुझे दूसरा ये भी चीज़ है, आई विल क्लैरिफाई दिस, अगर आपने नहीं वैक्सीन लगानी, अगेन राइट नाउ इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर मैंडेटरी प्रोग्राम. आप कंसेंट दे सकते हैं, नहीं मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं नहीं लगवाना चाहता. सो डोंट बी प्रेशराइज, क्योंकि जी डॉक्टर रूबिया ने कहा, फलाने ने कहा, आप जाहिल हैं अगर आप नहीं लगवाएंगे. मुझे ये थिंकिंग भी नहीं पसंद, क्योंकि इस तरह आप किसी के डंडे के जोर पे नहीं कर काम करवा सकते जब तक आपको खुद इन्फॉर्म. अच्छा डॉक्टर रूबिया, मुझे ये बताएं, अभी तो आप माशाल्लाह से खुद भी जाती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, अपने हॉस्पिटल में भी बैठती है, तो कितने केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं, कोई एस्टिमेशन है? सो सर्वाइकल कैंसर, आप एस्टॉनिश होंगे कि इट इज़ सो कॉमन. सो देयर आर टाइम्स कि हम सिर्फ यंग खवातीन में, यानी प्रेगनेंसी में वो आती है, तो दैट इज द टाइम जब उनका एग्जामिनेशन होता है जिसमें सर्विक्स नजर आती है. तो दिस इज बेसिकली अ डिटेल गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन. तो उस एग्जामिनेशन में इतने केसेस होते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर पे दफा उसमें मिलता है. और जब वो केस आ जाता है तो उस वक्त अगर आप वैक्सीन यूज करेंगे तो तब नहीं, क्या इट effect डज नॉट वर्क. सो वैक्सीन्स आर ओनली फॉर प्रिवेंशन सैडली. एंड द वर्स्ट बिट इज, पाकिस्तान का दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हमने इस चीज़ के बारे में चूंकि बात नहीं करते, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एंड खवातीन आर द इग्नोर्ड ग्रुप, तो वो सीख हेल्प नहीं करती हैं, सो दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स. तो ये चीज़ें, शुरू के सिम्टम्स वैसे ही सटल होते हैं, पढ़े लिखे बंदा भी मिस कर सकता है. थोड़ा लेटर ऑन सिम्टम्स जो होते हैं वही अल्लाह तवक्कल करके बैठे रहते हैं, एंड देन बाय द टाइम दे कम टू द डॉक्टर्स इज टू फार गॉन. और फिर इसकी लोकल स्प्रेड, रीजनल स्प्रेड, एंड देन पीपल फिर हाथ पांव मारते हैं, फिर लोग घर बेच बेच के कैंसर का तो इलाज उसके बाद करवाते फिर हैं. कोई उनके पास चारा नहीं है? Unfortunately, when sometimes it is treatable in the early stages. Early detection is the key in most cancers. exactly. बाहर के ममालिक में जो सर्वेलेंस प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि देखें वो सिर्फ फलाही बहबूद के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं. उन्होंने एक बड़ी पढ़ी लिखी हरकत की है. उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि अगर हम इस कैंसर को मिस कर देंगे तो हमारे इतने लाखों मिलियन पाउंड्स लगेंगे उसको ट्रीट करने में. सो देयर प्लान इज कि वो कैंसर मिस ही ना हो. हमारी सारी एजुकेशन का जीपीस का हिस्सा ही यही होता है कि अर्ली सर्वेलेंस. अगर हमने कोई अर्ली कैंसर मिस कर दिया तो हमारी डिग्री, हमारी ट्रेनिंग इज यूजलेस. आज के इस सेशन का भी मकसद ये है रूबिया कि आप इससे पहले कि आप टेस्ट करवा लें, सर्वाइकल हो जाए, अर्ली स्टेज भी ना आए, कुछ भी ना आए, आप उसको पहले से ही प्रिवेंट कर दें ना, आप जाके वैक्सीन लगवा लें. आज के इस सेगमेंट का मकसद ये है कि आपने टेस्ट का वेट नहीं करना, प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट का वेट नहीं करना, बल्कि पहले ही जाके वैक्सीन लगा लेनी. The best was the example of your minister in Sindh who got his daughter vaccinated online on air. I was so proud. I still get goosebumps talking about it. मैं इस चीज़ से इतनी मुतासिर हुई कि ये एक छोटी सी हरकत थी, छोटा सा एक चीज़ थी, और इसकी वजह से एक इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ कि we are also getting our children vaccinated. I will get all 3 of my children, including the boys as well, because the reason is that they should be protected as well. Exactly. Thank you so much, डॉक्टर रूबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी हमने कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है HPV वायरस के हवाले से, उसकी वैक्सीन के हवाले से, सर्वाइकल कैंसर के हवाले से, और यकीनी तौर पर अब आपको हमारे एंड से जितना समझ हम करा सकते थे आपको आई होगी, और मजीद आप खुद भी इसको एजुकेट हो सकते हैं, इसको पढ़कर, इसको समझकर. यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब एक और ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर पिछले वाला सेगमेंट में हमने बात की थी जो इन्फॉर्मेटिव था, हवाओं और फिजाओं वाला सेगमेंट है. अब हम फ़ज़ाओं की बात करेंगे, क्योंकि फ़ज़ाओं में उड़ान भरना हमेशा से इंसान का ख्वाब रहा है, और पैराग्लाइडिंग इस ख्वाब को हकीकत का रंग भी देती है. और ये खेल ना सिर्फ सनसनी और एडवेंचर से भरपूर होता है, बल्कि एतमाद है, हिम्मत है, उसकी पहचान है. और ज़मीन की हदूद से निकल कर जब कोई परिंदों की तरह आसमान पर परवाज़ करता है ना, तो वो एक अनोखा सा तजुर्बा होता है और नज़र भी आता है, जो ज़िंदगी भर याद भी रहता है. और इसी दुनिया को हकीकत बनाने वाले एक बाहिम्मत और आप ये कहें कि माहिर इंस्ट्रक्टर हैं अब्दुल्ला आज हमारे साथ मौजूद है. एक माहिर पैराग्लाइडर है जो ना सिर्फ खुद हवा के संग उड़ान भरते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये मुनफरिद हुनर सिखाते हैं और उनकी रहनुमाई भी करते हैं कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखकर फ़ज़ा में उड़ सकते हैं. बिल्कुल ऐसी है. और वो अब्दुल्ला की कहानी सुन के और अब्दुल्ला की तमाम तर चीज़ें सुन के मुझे लग रहा है कि इकबाल का शेर इन्हीं के लिए था कि किर्गिज़ का जहाँ और है, शाही का जहाँ और है, क्योंकि ये हवाओं फिजाओं में रहते हैं. अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सबसे पहले आमदीद कहते हैं. पैराग्लाइडिंग का जब भी जिक्र आता है तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, एडवेंचरस भी लगता है, लेकिन इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट आपका होता है. हो सकता है कि आप एक राइड कर रहे हैं और आपका
10 लाख का नुकसान हो जाए, ऐसा भी होता है। सो इस महंगे शो को कब से स्टार्ट किया और कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं इसमें आपको कैरी ऑन करने में? मैंने स्टार्ट किया था जी 22 दिसंबर से और आज भी इत्तेफाक से 22 ही है। तो डिफ़िकल्टीज इसमें आती है, लेकिन डे फॉर यू। जी जी कह सकते हैं। और बहुत अच्छा रहा जी हमारा सफ़र। और उन लोगों के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे जो इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे क्लब के साथ जुड़ जाएं। हम इंशाल्लाह उनके साथ ऐसी सेटिंग बना देंगे मेंबरशिप की कि हम चाहते हैं चीज़ प्रमोट हो। हमने काफ़ी आसानियाँ रखी हैं इसमें। और हवा के अंदर तो क्या ही एम है। मैं आपको एक चीज़ कोट करना चाहूँगा अपने एक दोस्त की, जिस तरह औरतों का ये ख्वाब होता है खूबसूरत लगने का, तो मर्द का ये ख्वाब है हवा में उड़ने का। तो वैसे औरतों का भी ख्वाब होता है हवा में उड़ने का, मेरा लेकिन तो है। मर्दों का ज़्यादा होता है इसमें। औरतें अच्छा। हमेशा हवा में होती हैं। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि कहाँ इस वक्त अभी तक आप पैराग्लाइडिंग कर चुके हैं? ऑफ द रिकॉर्ड आप हसनैन से बातचीत कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। जी जी, हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई भी हमें हिली एरिया मिला है हमने वो छोड़ा नहीं है। अटक, मर्दान, नौशहरा, कश्मीर, चकवाल, कराची तक हम गए हैं। हुंजा हमने जो है वो हमने डिस्कवर किया। वहाँ की बहुत ज़बरदस्त फ्लाइंग है और वहाँ पे फ्लाइंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन हुंजा में? पाकिस्तान ऐसा उसका वो खिता है हुंजा कि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोग आते हैं फ्लाइंग करने के लिए। वहाँ की हवा में ख़ास कोई बात है। और ये जो आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि किस तरह से ईगलनेस से आपने सफ़र स्टार्ट किया, कहाँ तक गए, आपके साथ लोग कितने थे, कौन से आपके दोस्त लेडी फिंगर तक गए, वो तो कहानी सुनाइए, क्योंकि ईगलनेस की जब भी जिक्र आता है तो पूरा पाकिस्तान उसको सुनने में दिलचस्पी रखता है। ईगल नेस्ट इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ से आपको पूरा करीमाबाद नज़र आता है। और वहाँ से जब हम फ्लाइट करते हैं तो हम मज़ीद ऊपर निकल जाते हैं। हमारे साथ पायलट हैं जी आसिफ साहब, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पायलट हैं। उन्होंने वहाँ पे लेडी फिंगर तक जो है पीक को जो है उन्होंने अचीव किया है और वाहिद पाकिस्तानी पायलट हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा भी एक दो पायलट हैं जिसमें जोहेब भाई हैं, वो भी वहाँ तक गए हैं और माशाल्लाह उनकी उस टाइम तकरीबन 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, मेरी उस टाइम 58 मिनट्स की फ़्लाइट थी। तो आसिफ साहब का रिकॉर्ड था पाकिस्तान में मैक्सिमम 5 घंटे 18 मिनट का, जो कि 1 साल तक बरकरार रखा। और अभी 10 सितंबर को वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया अल्लाह के फजल से, 5 घंटे 41 मिनट। और खाने पीने की चीज़ें और थोड़ा बहुत होना चाहिए। 2 लीटर पानी था मेरे साथ ऊपर, वरना सन बर्न हो रहा होता है। और ये जो आप कितना 5 घंटे और कितना बताया आपने? 41 मिनट। 41 मिनट। तो कहाँ पे रहे आप? कहाँ से आपने फ्लाई किया था? कहाँ पे आपने लैंड किया? ऊपर अगला सवाल गजल करेगी, पानी कितना पिया हमें अभी बता दें आप। ये जगह थी जी आड़ा बशारत, चुआ सैदन शाह से आगे है, ज़िला चकवाल में। ऊपर आड़ा है, नीचे जो है रवाल गांव आता है, आगे फिर दरयाला जालब उसकी एक जगह है वहाँ पे। और काफ़ी बड़ी रिज है, रिज के साथ साथ हमने वहाँ पे सोरिंग की, हवा बड़ी अच्छी थी। और ये बाई चांस आपको मिलती है, मैं इंटेंशन से नहीं गया था कि मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा, लेकिन जब 3 घंटे गुजरे तो मुझे एहसास हुआ यार कि रिकॉर्ड ब्रेक किया जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन रहा। बाकी पायलट्स भी थे जो मुझसे पहले उड़े थे, लेकिन उनको वहाँ पे लैंडिंग मिल गई, कोई वहाँ पे जंगल में उतर गए, नहीं तो वो रिकॉर्ड बना जाते मेरे से पहले। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि आपने कहा कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया बीच पे कभी ऐसा कोई हुआ कि आपको खतरा महसूस हो रहा हो, या फिर जो पैराग्लाइडिंग करते हैं उनके पास कौन सी ऐसे आलात, कौन सी इक्विपमेंट्स होनी चाहिए सेफली, ताकि वो इस तरह का अगर कोई मसला हो जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ हो? बहुत अच्छा और कीमती सवाल किया आपने। सबसे पहले तो देखें हेलमेट्स और इसके लिए यूनिफॉर्म, अच्छे शूज़, और आपके जो नी और एल्बो पैड्स वगैरह होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। रेडियो होता है जिसमें हम नीचे कनेक्ट होते हैं। अगर कोई बंदा जंगल में उतर जाए तो उसके पास रेडियो मस्ट होना चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। एमरजेंसी पैराशूट इसमें होता है। GPS इसलिए होता है अगर कोई पहाड़ पे उतर जाए तो वहाँ से हम उसको रिकवर कर सकें। अभी हमारे एक और पायलट हैं कराची से, अब्दुल्ला भाई, वो हम बल्कि चित्राल में थे, बुनी में, वो एक जंगल में लैंड हो गए। तो GPS की मदद से हमने उनको ट्रैक कर लिया था। जहाँ तक गाड़ी गई वहाँ तक गाड़ी गई, फिर आगे हमने पैदल उनको रिकवर किया। और इमरजेंसी पैराशूट इसमें होता है, रिजर्व साइड पे लगा होता है। अगर पैराशूट ये बंद हो जाए तो आप उसको इमरजेंसी यहाँ से निकाल के थ्रो कर सकते हैं, वो खुल जाता है, आप सेफ हो जाते हैं। अच्छा। जो यूरोप से लोग आते हैं उनके पास 2-2, 3-3 लगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने करतब करने होते हैं। वो एक ट्विस्ट हो जाता है, वो दूसरा, तीसरा, 3-3 ऑप्शन होते हैं उनके पास। लेकिन जाहिर है इसके लिए आपके पास स्किल और करेज तो है, लेकिन फिर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती होगी। जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बताया कि आप 5 घंटे और 41 मिनट आसमान पे रहे, उसमें आपको पानी पीने की भी ट्रेनिंग हुई होगी, कुछ खाने पीने की भी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है कि किस तरह आप खा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें स्टेप्स के हवाले से बताइएगा, कितने ज़्यादा स्टेप्स होते हैं एक पैराग्लाइडर को इनिशिएट करने के लिए? सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हाइट बढ़ाते हैं। 300 फीट, 600 फीट, 800 फीट,
उसके पहले आवर्स कंप्लीट होते हैं, फिर लाइसेंस वगैरह मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको जज करते हैं कि ये हवा में किस तरीके से इसका बिहेवियर, अगर बिहेवियर अच्छा है, उसको ब्लैकआउट नहीं हो रहा, फिर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं। खाने पीने के हवाले से ये कि नाश्ता आपने किया हो, डार्क चॉकलेट वगैरह हो ताकि आपकी शुगर लो ना हो, ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पानी आपके पास होना चाहिए, ये सही। सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सही हो गया अब्दुल्ला थैंक आपसे। यू सो मच अब्दुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद थे, स्टेप बाय स्टेप हाँ, तमाम वक्त लोगों को बहुत guide कम था, कर रहे नहीं थे। तो बड़ी अच्छी अब्दुल्ला से गपशप हमारी गपशप हो रही थी और मजीद भी बहुत कुछ था जो ज़ाहिर है आम लोगों के सवाल होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, और जिस तरह से आपने एजुकेट किया लोगों को। अब बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट एक और है जिसको आप सब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कॉल्स करना चाहते हैं, और वो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। बिल्कुल ऐसे। और इससे पहले कि आप उस शख्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं थोड़ा सा कॉलिंग नंबर भी आपको दे देता हूँ। 0518901008, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। 0512624946, यहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं दाऊद जी की जानिब। दाऊद जी, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर, सबसे पहले स्टार से स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। एरीज वाले इस वीक में कोई पार्टनरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, पुराने काम हो सकते हैं, पुरसकून तरीके से मामला चलेंगे। प्रेशर आप किसी बात का ना लीजिएगा, मायूसी निकाल दीजिएगा, और नेगेटिव लोग जो कि आपकी जिंदगी में हैं उनसे दूर रहिएगा। बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी और कुछ नया शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आ रही है। तो बुर्ज सौर इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। बुर्ज सौर काम काफी ज्यादा है, इसकी प्लानिंग सुस्ती नहीं दिखाइएगा। अपने पेरेंट्स और बड़ों से मशवरा कीजिएगा, अपनी फैमिली को वक्त दीजिएगा, अपनी बातें अपने तक रखिएगा। माली तौर पे थोड़ा सा चेंज है, प्रेशर नहीं लेना और नेगेटिविटी को दूर भगाना है। और यहाँ पे आपको मून एनर्जी का मैसेज भी दे देते हैं कि नामुमकिन पर यकीन रखें। नेक्स्ट है जनाब बुर्जौदा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्जौदा वाले इस वीक में कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आएगी। दोस्त अहबाब हेल्प करेंगे, चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, माली मामलात में भी पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे आपने कोई सफर वगैरह करना है तो एहतियात कीजिएगा, कामों में हेल्प आएगी। किसी से बहस लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा। मून एनर्जी मैसेज दे रही है आप अपने लिए काफी हैं। नेक्स्ट है जनाब कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसेरियन वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, आप अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा। कोई बड़ी खबर मिल सकती है और अच्छी खबर मिल सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। मामलात को मोहब्बत से डील करें। मून एनर्जी का आपको मैसेज है जनाब, एक जाती मसला हल हो रहा है। नेक्स्ट है जनाब लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। लियो क्या करने जा रहे हैं। तो लियो वाले क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी, खासकर पैसों से मुतल्लिका, माली मामला से मुतल्लिका, कोई नया काम आउट ऑफ कंट्री सिटी में भी। प्रेशर नहीं लेना और ओवर थिंकिंग से बचना है। सोचे मामला को खराब करती हैं। गुस्सा कंट्रोल रखना है। चेंज लाने से पहले मशवरा करना है। और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के, आपके ख्वाबों को अमली मंसूबे की जरूरत है। नेक्स्ट है जनाब विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। देखिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर करना है। मामला तो रुक रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश करना है। डिटर्मिनेशन हाई है, गिवन एंड टेक भी होगा। 2-3 ऑप्शन पे काम होगा। कोई दोस्त मदद करेंगे, पेरेंट्स की तरफ से भी हेल्प आएगी, पुराने काम भी होंगे। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपनी आरामदेह सोच से बाहर निकलें, कुछ मुख्तलिफ करें। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वाले मामला तो बेहतरीन रहेंगे, लेकिन लड़ाई बहस अपने आप से भी लड़ाई नुकसान पहुंचाती है। काम आएंगे, इनको करने की प्लानिंग होनी चाहिए। मायूसी और उदासी मामला डिले करेगी, खराब करेगी। किसी से मशवरा करें, बड़ों से मशवरा करें, पुरसकून तरीके से एंड ऑफ द वीक में मामला हो जाएंगे। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। नेक्स्ट है जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। स्कॉर्पियो वालों के साथ डबल माइंडेड हैं, कामों में हेल्प लेने की प्लानिंग है। 2-3 काम है, लेकिन अभी समझ नहीं लग रही कि किस तरफ चीजें लेकर जानी है। मदद भी मौजूद है, मायूसी और नेगेटिविटी को भगाना है। मैं थोड़ा सा सर आपको रोकूंगा। सक्कर से आबदा परवीन साहिबा हमें कॉल कर रही हैं। आबदा, आपका क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि मुझे सितारे के बारे में जानना है। आपका सितारा कौन सा है? कौन सा आपका?
नाम से नहीं हो सकता है। हाँ, नाम से पता चल जाएगा। आपदा परवीन के हवाले से बताइए सर, नाम भी बड़ा प्यारा है और आपदा परवीन को कौन नहीं जानता सर। अच्छा, ये आबिदा का जो है इल्मुल अदा से 1 का अदद है। अच्छा, या 3 जुपिटर, यहाँ पे ये अपना जो है सेजिटेरियस स्टार देख लिया करें। सेजिटेरियस की अच्छी एनर्जी है इनको। अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे सजिटेरियस स्टार्स की एनर्जी इनको मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मैसेज क्या है। मैसेज है नताइज पहुंच के अंदर हैं। नेक्स्ट है जनाब सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, आगाज बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, कामों में हेल्प आएगी, नेगेटिविटी हो सकती है लेकिन ये खत्म करेंगे और ये वीक बहुत जबरदस्त एनर्जी और कामों में हेल्प लेकर आएगा। आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है, एक नया आगाज हो रहा है मून एनर्जी से। नेक्स्ट है जनाब कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। कैप्रिकॉन बहुत से मामलात में हेल्प आएगी, कामयाबी मिलेगी, विजन बहुत क्लियर है, कामों में है, फैमिली से मिलकर चलिए एक अच्छी कॉलर ले लेते हैं। दाऊद जी, सनम इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सनम, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1998 है, तो मुझे मेरे स्टार के बारे में जानना है। ये वीक और ठीक ये है मंथ और कैसे आगे क्या रहेगा। सही, सर। 1 जनवरी 1998। 1998। अच्छा जी सनम, एक जल्द आपके पास ऑप्शंस आने वाली है जिस पे आप काम करेंगी। आप अपने कैरियर से मुतल्लिका बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, काम आपके पास काफी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन थोड़ी सी सुस्ती रहती है। गुस्सा कंट्रोल करो, जल्दबाजी ना किया करो, पुराने काम हो सकते हैं, खासकर फैमिली से रिलेशन से मुतल्लिका चीजें अपनी अपने तक रख रही हैं या रखेंगी और उसमें आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व रखिएगा, फैमिली से हेल्प मिलेगी। तो बात कर रहे थे जनाब कैप्रिकॉर्न वालों की, तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मून एनर्जी का मैसेज है, जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है, तो अच्छा। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नेक्स्ट है जनाब एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करते चले हैं तो मायूसी थोड़ी सी रहेगी आगाज में ही, लेकिन आपने अपने वो लोग जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको जिंदगी से निकालना है, कामयाबी भी मिलेगी। एंड ऑफ द वीक में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी पैसों से ठीक ठीक हो गया दाऊद जी। हम कॉलर्स भी बीच में अकोमोडेट कर दिए, 1-2 स्टार्स जो रह गए हम उनसे माजत करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे हमेशा की तरह, जो कि स्टार्स के हवाले से हमें बता रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह की सोच आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी जो पूरी प्रोडक्शन टीम है उसको आप इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो कुछ नए मेहमान होंगे, नए टॉपिक्स होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।